मोदी पहुंचे दिल्ली स्थित गुरुद्वारा रकाबगंज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मत्था टेक गुरु तेग बहादुर को दी श्रद्धांजलि। आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने संघ के विचारक एमजी वैद्य को नागपुर में दी श्रद्धांजलि। शनिवार को 97 साल की उम्र में हो गया था निधन। दिल्ली हरियाणा सिंघू बॉर्डर पर प्रदर्शन के लिए जमा किसानों की मदद के लिए पहुंचे पंजाब के कई अस्पतालों के मेडिकल स्टाफ। बीमार होने पर दी जाएगी सेवा। देश के 33 राज्यों में 20,000 से कम कोरोना के एक्टिव केस। महाराष्ट्र और केरल में अकेले कुल एक्टिव केस के 40% मामले दर्ज। भदोही में सड़कों पर कम हुई विजिबिलिटी। दिन में हेडलाइट जलाकर गुजर रहे वाहन। ठंड से बढ़ी आम लोगों की मुश्किलें। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं लोकमंच और मैं हूं आपके साथ आफरीन अली। अलीगढ़ के थाना सासनी गेट क्षेत्र के मोहल्ला गेट गढ़ी में 22 वर्षीय युवक को 4 महीने पहले जेल भेजा गया था, जिसके बाद 17 दिसंबर को तबियत खराब होने पर उसे इलाज के लिए मेडिकल में भर्ती करवाया गया था, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई है। वहीं मौत की सूचना पाते ही अब परिजन मौके पर पहुंच गए और जेल प्रशासन पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगाया गया है। वहीं पूरे मामले पर मेडिकल के डॉक्टर ने बताया कि एक मरीज टीबी और निमोनिया की शिकायत का पेशेंट था, जिसको 17 दिसंबर को अलीगढ़ के जेएन मेडिकल में भर्ती करवाया गया था, जहां उसकी अब मौत हो गई है। पेशेंट एक अंडर ट्रायल डेविड नाम से हमारे यहाँ आया था 17 तारीख को, कल की बात है। आज वो 18 तारीख को वो एक्सपायर कर गया और वो टीबी चेस्ट डिपार्टमेंट के अंदर वो ट्रीटमेंट जारी था उसका। उसके साथ ये हुआ है कि उसका कोई इलाज ढंग से नहीं हुआ है। खूब अच्छा खासा बोल रहा था और 10 मिनट बाद खत्म हो गया। आज खत्म हो गया? हाँ, 2:20। कहाँ पर? मेडिकल कॉलेज। मेडिकल कॉलेज। कहाँ के रहने वाले थे डेविड? ये सासनी गेट। सासनी गेट के थे। सरायगढ़ी। वहीं बरेली में एंटी करप्शन के जज को जान से मारने की धमकी मिलने का मामला सामने आ रहा है। दरअसल मुरादाबाद से धमकी देने वाले आरोपी ने जमानत नहीं देने पर यह धमकी दी है। बताया जा रहा है कि एंटी करप्शन के जज मोहम्मद अहमद खान मूल रूप से फैसलाबाद के रहने वाले हैं और वे 2018 से कार्यरत हैं। वहीं मुरादाबाद से बुधवार को डाक के जरिए धमकी भरा खत मिला, जिसमें लिखा था कि आपने जमानत नहीं दी तो आपको जान से मार दिया जाएगा। इसी के चलते आज बरेली कोतवाली पहुंचकर एंटी करप्शन जज मोहम्मद अहमद खान ने एफआईआर दर्ज करवाई है। साथ ही न्यायालय में सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी कर दिए गए हैं। उनको एक पत्र के माध्यम से एक व्यक्ति के द्वारा धमकी दी गई है और ये कहा गया है कि वो उनको बेल नहीं दे रहे हैं, इसलिए वो उनके परिवार को और उनको जान से मार सकते हैं। इस पूरे पत्र के अनुसार उसमें पुलिस के द्वारा थाना कोतवाली में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। साथ ही साथ जो एडीजी एंटी करप्शन है उनको पुलिस के द्वारा एक सुरक्षाकर्मी भी उपलब्ध कराया गया है और जो जिस व्यक्ति के ऊपर आरोप है वो वर्तमान में जिला जेल में निरुद्ध है और पूरे घटना। वहीं गोरखपुर में NH-29 पर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है, जहां अनियंत्रित होकर एक बाइक सवार और ट्रैक्टर ट्रॉली की जोरदार टक्कर हो गई, जिसमें बाइक सवार की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई है। वहीं हादसे के बाद मौके पर राहगीरों ने मामले की सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस से शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही पुलिस अब इस मामले को लेकर जांच पड़ताल भी कर रही है। वहीं हाथरस में थाना सदर कोतवाली क्षेत्र के चामन गेट चौराहे स्थित गोदाम में अज्ञात कारणों के चलते टेंट हाउस के गोदाम में भीषण आग लगने का मामला सामने आ रहा है। बताया जा रहा है कि आग लगने से लाखों का सामान जलकर खाक हो गया है, जिसके बाद सूचना के बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद फिलहाल आग पर काबू पा लिया है। आग लगभग कंट्रोल है। आप सामने इसको देख लीजिए। और एक छोटा सा टेंट गोदाम है, उसमें अब आग किन कारणों से लगी है इसका तो पता नहीं चलता है, लेकिन आग का कंट्रोल। कितनी गाड़ियाँ लगी हैं सर? फिलहाल जो हमारे पास 3 गाड़ियाँ लगी हुई हैं यहाँ पे मौके पर।
लोग कितनी देर में आग पर काबू पा लिया गया? आग तो मैंने 15 मिनट में ही काबू पा लिया था, लेकिन चूंकि धुआं वगैरह होने के नाते और चीज़ है तो सालों की कार्रवाई की जा रही है। आग लगभग कंट्रोल है। जौनपुर के सीडीओ अनुपम शुक्ला ने धान क्रय केंद्रों का औचक निरीक्षण किया है, जिसके बाद सीडीओ के औचक निरीक्षण से अधिकारियों में हड़कंप मचा हुआ है। आपको बता दें कि शाहगंज नई सब्जी मंडी के धान क्रय केंद्र का निरीक्षण यहां पर किया गया था और इसी दौरान सीडीओ ने मौके पर उपस्थित किसानों से उनकी समस्याएं पूछी और किसानों से जाना कि धान क्रय में कोई समस्या तो नहीं है। निरीक्षण के दौरान मिली खामियों को जल्द सुधार करने का भी यहां पर निर्देश दिया गया है। शासन द्वारा निर्देश दिए गए थे मुख्य सचिव महोदय द्वारा कि जिले के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उनके द्वारा धान क्रय केंद्रों का निरीक्षण किया जाए। तो उस संबंध में यहाँ शाहगंज में धान क्रय केंद्र पे हम लोग यहाँ पे आए हैं। तो बेसिक मकसद यही है कि किसानों की समस्याओं को समझें और बाकी जो कमियां हैं उनको दूर करने की कोशिश करें। तो 2-3 बातें बताई गई हैं यहाँ पे और उन पे हम लोग जल्द ही निस्तारण करेंगे। एक इशू ये था कि हमारा जो टोकन सिस्टम है उसको और प्रॉपर और स्ट्रीमलाइन किया जाए, तो वो भी हम लोग करेंगे। और सेकंड पॉइंट है कि हमारे कुछ केंद्र जो हैं आज हॉलीडे की वजह से एब्सेंट हैं, तो उन पे भी इस तरह का कोई निर्देश नहीं है कि वो एब्सेंट रहें, तो उन पे भी हम लोग जो कार्रवाई है वो सुनिश्चित कराएंगे। वहीं सुबह के वक्त कोहरा होने की वजह से झांसी कानपुर हाईवे पर सवारियों से भरी बस और ट्रैक्टर की जोरदार टक्कर हो गई। हादसे के दौरान सवारियों में हड़कंप मच गया, जिसके बाद आपको बता दें कि जोरदार भिड़ंत में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं और एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई है। मृतक का नाम मिथिलेश वाल्मीकि बताया जा रहा है और इसके अलावा आधा दर्जन सवारियों को सही सलामत निकाल लिया गया है और सूचना पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को मेडिकल कॉलेज भेज दिया है, जिसके बाद सभी घायलों का उपचार लगातार चल रहा है। वहीं झांसी के कोतवाली क्षेत्र की रटियापुरा में दहेज उत्पीड़न का मामला सामने आ रहा है, जहां पर दहेज को लेकर शादी के दिन दुल्हा बारात लेकर नहीं पहुंचा। बताया जा रहा है कि लड़की पक्ष ने शादी को लेकर सारी तैयारियां पूरी कर ली थी, लेकिन दुल्हा और पैसे की मांग कर रहा था, जिसके बाद मांग पूरी नहीं करने पर दुल्हा पक्ष बारात लेकर नहीं पहुंचा। वहीं इस मामले में लड़की पक्ष ने मामला दर्ज करवा लिया है और साथ ही न्याय की गुहार लगाई गई है। वहीं इस पूरे मामले पर एसपी सिटी का कहना है कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, साथ ही ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। थाना कोतवाली क्षेत्र में एक प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ है कि एक बारात जिसको आना था, जिसमें शादी होनी थी, निकाह होना था, उसमें जो शौहर था वो और उसका परिवार घर छोड़कर भाग गए और शादी के लिए नहीं आए। तो तहरीर जो मिली है उसके आधार पर जांच करके आवश्यकता अनुसार अभियोग पंजीकृत किया जाएगा और पहले तो प्रयास किया जाएगा कि दोनों का समझौता हो जाए और निकाह हो जाए। यदि नहीं होता है तो जो भी पक्ष दोषी पाया जाएगा उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। धोखा किया गया हमारे साथ लड़के वालों ने। हमारी लड़की बेटी देखो शादी के लिए यहाँ जोड़े निकाह के लिए बारात आ जाके बारात नहीं आई, लेट हो गए। तो हम लोगों ने कहा, उनको फ़ोन किया कि बारात क्यों नहीं ला रहे, अभी तक इतना लेट क्यों हो रहा है आप लोग, आपकी तो शाम का तय थी, आप इतना लेट क्यों हो गए। तो कहने लगे आपके पहले पैसा है। हमने कि क्यों, पैसे की तो कोई मांग नहीं थी आपकी, आप पैसे की क्यों कह रहे। कहने लगे नहीं, हम तो बारात जब लाएंगे जब पहले आप पैसे दोगे। हमने कितने देने हैं आपको पैसे, कितने की मांग कर रहे हैं आप, क्या है भैया जी। तो कहने लगे 5 लाख रुपया है आपके पास। हमने कि आपने पहले लिया था हमसे तारीख वाले दिन 1,11,000 रुपया। हमने कि पहले तो दे दिया 4 तारीख को, जिस दिन तारीख तय करी हुई थी, जिस दिन तारीख तय की थी 4 तारीख थी दिसंबर की, उनको 1,11,000 रुपये उनको पहले दे दिए। तो बस उसके बाद कोई कटोरी तक 17 तारीख की जी, दिसंबर की 17 तारीख की शादी थी, खाना चालू था, बारात आई नहीं। फिर आपने उनसे संपर्क किया? संपर्क किया तो फिर इसके बाद डिमांड के बाद फिर
हम लोगों ने कहा कि ऐसा क्यों किया आपने ऐसा। इसके बाद उन लोगों ने 3 नंबर से चुप कर लीजिए। फिर घर गए हम लोगों ने कही भैया देखो काम पर देखेंगे ना, का इंतजार करो। कर रहे अपन लोग, उनके फ़ोन से चुप जा रहे। उनके घर जाके देखो, बताओ उनको कि उन लोगों से कहो कि इतना लेट क्यों हुआ, क्या बात है। तो उनके घर गए तो उनके घरों में दोनों कमरों में, मकानों में, मतलब बड़े बड़े मकान हैं उनके, दोनों गलियों में मकान दरवाजे हैं उनके, एक दूसरी गली में, एक इस वाली गली में। दोनों दरवाजों के ताले पड़े, उनके पूरे मकान के ताले पड़े। तो देखो तो फिर हम लोग घबरा गए कि ऐसा क्यों, कहाँ भाग गए भैया जी लोग। तो देखा, पता करा कि कहीं नहीं। वहीं कासगंज में एसडीएम शिव कुमार ने नगर पालिका में संचालित रैन बसेरा का औचक निरीक्षण किया है। आपको बता दें कि जिलाधिकारी कासगंज चंद्र प्रकाश सिंह ने आदेश दिए थे कि अधिकारी समय समय पर रैन बसेरों की व्यवस्थाओं का निरीक्षण करें। औचक निरीक्षण करते हुए उन्होंने बताया कि रैन बसेरे में निरीक्षण के दौरान सभी व्यवस्थाएं चौक चौबंद मिली हैं और साथ ही रैन बसेरे में यात्रियों के ठहरने की पूरी व्यवस्था है। रैन बसेरे में पर्याप्त मात्रा में रजाई गद्दे उपलब्ध हैं और साथ ही कस्बे में जगह जगह नगर पालिका की तरफ से लोगों को सर्दी से बचाव के लिए अलाव की व्यवस्था भी यहां पर अच्छे से की जा रही है और जहां पर भी रैन बसेरों में लापरवाही मिलती है तो तत्काल कार्रवाई की जाएगी। वहीं ललितपुर में बनी गौशाला कब्र में तब्दील होती जा रही है। मामला थाना नाराहट क्षेत्र के सौजना गोवंश आश्रय केंद्र का है, जहां गौ माता भूख प्यास से तड़प तड़प कर अपनी जान दे रही हैं। वहीं भूख के कारण कमजोर गाय की आंखें चील कोए नोचते हुए नजर आ रही हैं। साथ ही तस्वीरें इतनी विचलित करने वाली हैं कि देखने वाला सहम उठे। वहीं गौशालाओं में अन्ना जानवरों के साथ क्रूरता पूर्वक व्यवहार किया जा रहा है, जिसके बाद गौ सेवक सड़कों पर उतरकर जिला प्रशासन के विरुद्ध लगातार नारेबाजी कर रहे हैं और गौशालाओं को सुधारने की मांग की जा रही है। साथ ही कई गौ सेवकों ने कलेक्ट्रेट परिसर में धरना देकर जमकर प्रदर्शन किया है। गौ सेवकों ने डीएम को ज्ञापन देकर बताया कि ललितपुर की इन गौशालाओं में ना ही खाने की व्यवस्था है और ना ही पीने की पानी है और अब सर्दी में गाय बीमार होकर मर रही हैं, लेकिन चिकित्सक नाम मात्र के लिए ही तैनात हैं। मैं स्वयं गौशाला गया और वहाँ पे कुछ जानवर या कौवे जो गायों को घायल कर देते थे, उसके बारे में यह व्यवस्था की गई कि एक शेड ऐसा बना दिया गया चारों तरफ से कवर करके, जहाँ पे बीमार या कमज़ोर जानवर को रखा जाएगा। यह व्यवस्था तत्काल रूप से चालू कर दी गई। इसके अलावा कौओं को भगाने के लिए एक कर्मचारी रहेगा जो गुलेल लेकर या डंडे लेकर कौवे वगैरह भगाता रहेगा। कि वहीं लखनऊ के जाने माने प्रतिष्ठित डॉक्टर कल्याण मलिक पेट, लिवर और शुगर विशेषज्ञ ने वार्ता के दौरान बताया कि कोरोना जैसी महामारी में सांस और शुगर रोगी सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। ऐसे रोगियों को नियमित मास्क, हैंड वॉश और सैनिटाइजर का रेगुलर इस्तेमाल करना चाहिए और अगर कोई समस्या हो तो अपने पास के स्वास्थ्य केंद्र पर संपर्क करके सलाह लेनी चाहिए। और क्या कुछ कहा डॉक्टर कल्याण मलिक ने, आइए आपको सुनवाते हैं। इस वक्त हमारे बीच डॉक्टर मलिक है जो पेट और लीवर के एक स्पेशलिस्ट है। आइए जानते हैं कि कोरोना इसी महामारी के चलते हुए क्या मरीज इसमें बढ़ोतरी हुई है और हुई है तो किस तरह से उनका इलाज करा जाए। डॉक्टर मलिक एमडी साहब से जानना चाहते हैं। डॉक्टर साहब, ये जो है, नमस्कार, ये जो है ये कोरोना इसी महामारी के अंदर जो पेट और लीवर के आप स्पेशलिस्ट है, इसमें किस तरह से इलाज हो रहा है और कोरोना इसी में क्या आपने पब्लिक को क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, कोरोना से मेन जो ज़्यादा परेशानी होती है वो सांस के मरीजों को होता है। डायरेक्ट लीवर और पेट पे तो नहीं नुकसान करता है, पर कोरोना एक ऐसा वायरस है कि जो शरीर के हर अंग पे थोड़ा थोड़ा असर ज़रूर दिखाती है। पर कोरोना बहुत ज़्यादा लीवर या पेट पे असर नहीं करता है। पर इसको ये नहीं समझना चाहिए कि ये कोई हल्की फुल्की परेशानी है, क्योंकि वो हार्ट पे और फेफड़े पे बहुत ज़्यादा उसका असर है। ठीक है, अभी कुछ मरीज अभी भी आ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि कोरोना ख़त्म हो गया है, पर हाँ पहले से ज़रूर कम हुआ है, पर इसमें सावधानी तो अभी भी बरतनी चाहिए। क्या यहाँ पे इस हर्षा हॉस्पिटल में कोरोना इसे महामारी के कोरोना इसे मरीजों का इलाज हो रहा है? नहीं, ये कोरोना हॉस्पिटल तो देखिए नहीं है, पर जब कोरोना कोई पेशेंट डिटेक्ट होता है तो वो हम लोग उनको रेफर करते हैं। कोरोना के तो अलग अलग हॉस्पिटल्स होते हैं जहाँ के कोरोना के ही खास करके पेशेंट एडमिट होते हैं। वो सरकार की तरफ से न्यू
हॉस्पिटल्स हैं कोरोना, यहाँ पे कोरोना के पेशेंट नहीं एडमिट होते हैं, पर कभी कोरोना के पेशेंट्स आ जाते हैं जो हम लोग उनको डायग्नोज करते हैं और उसके हिसाब से फिर उनको रेफर किया जाता है। तो आप संदेश क्या देना चाहते हैं जनता तो को? संदेश अभी यही देना चाहते हैं कि कोरोना से जो सावधानी बरतनी चाहिए उसको आप बरकरार रखिए, और उसमें सबसे ज़रूरी होता है कि मास्क पहने और मास्क को ठीक से पहने। बहुत लोग मास्क को जो है नाक से नीचे या मुंह से नीचे पहनते हैं, तो वो बिल्कुल व्यर्थ है। मास्क को अच्छे से पहने, टाइट मास्क पहने, नाक को और मुंह से ढक के रहिए, यही सबसे ज़रूरी संदेश है। और जितनी हो सके दूरी मेंटेन रखें, दूसरे लोगों से चिपक के मत खड़े हैं, भीड़ भाड़ जगह पे मत रहिए, और वे जितना हो सके हाथ को जल्दी धोते रहिए, सैनिटाइजर का यूज़ करिए। अच्छा सर, ये वैक्सीन नहीं आ जाता। हार्ड इम्यूनिटी के बारे में क्या कहना है? क्या चीज़? हार्ड इम्यूनिटी देखिए, अभी एक ये है चीज़ जो बात की जा रही है, पर अभी इसका कोई कंफर्मेशन नहीं है कि हार्ड इम्यूनिटी इसमें होगा भी नहीं होगा। कितने % लोग में हो जाएगा तो हार्ड इम्यूनिटी पता लग सकता है। हार्ड इम्यूनिटी असल में दूसरी बीमारी है जो ऐसी वायरस की होती है उसमें देखा गया होता है, पर कोरोना वायरस में होगा कि नहीं होगा ये अभी मालूम नहीं है, और होगा भी तो कितने % लोगों में इन्फेक्ट होने से हार्ड इम्यूनिटी होती है ये भी मालूम नहीं है। क्या भाई 50% लोग इन्फेक्ट हो जाएंगे तो होगा, ये 75% इन्फेक्ट होंगे तो होगा, अभी इसके बारे में कुछ मालूम नहीं है। तो हार्ड इम्यूनिटी के बारे में अभी रिलाई नहीं करना चाहिए, अभी सावधानी बरतिए, और जब वैक्सीन आ जाएगा तो वैक्सीन का यूज़ करें। अच्छा, डायबिटिक पेशेंट कोरोना से कितने प्रभावित होते हैं? डायबिटिक पेशेंट बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं, क्योंकि डायबिटिक पेशेंट में अपनी बीमारी से लड़ने की क्षमता जो इम्यूनिटी कहते हैं वैसे ही कम होता है। सिर्फ कोरोना नहीं, डायबिटिक पेशेंट को हर मर्ज ज़्यादा असर करता है, और कोरोना जैसी चीज़ तो और ज़्यादा असर करता है। तो अगर देखा जाए कि सबसे ज़्यादा डेंजर कौन से पेशेंट कोरोना में रहते हैं, वो डायबिटिक पेशेंट में सबसे ज़्यादा असर कोरोना उन्हीं में करता है, और जान का भी खतरा जो फेटेलिटी होती है, डेथ होती है, वो सबसे ज़्यादा डायबिटिक और किडनी पेशेंट्स में होता है। एमडी ने बता रहे हैं कि कोरोना इसी महामारी के लिए एंटीबायोटिक जो चल रही है और जो डायबिटीज के मरीज है उन पर ये कोरोना ऐसी महामारी बहुत जल्द असर करती है, और आदमी को ये सोचना चाहिए कि दूरी बनाए रहे, हाथ धोए और सैनिटाइजर्स का इस्तेमाल करें, और ये महामारी जो फैली हुई है उससे तभी निजात मिल सकता है क्योंकि जब दूरी और मास्क का आप इस्तेमाल करें। लखनऊ से मैं मोहम्मद फारूक। इस वक्त हमारे बीच लखनऊ साइबर सेल पुलिस ने शेयर ट्रेडिंग के नाम पर ठगी करने वाले जालसाज को दबोच लिया है। आपको बता दें कि काफी समय से वांछित चल रहे जालसाज को केसरबाग पुलिस और साइबर क्राइम सेल की संयुक्त टीम ने आरोपी को ठाणे महाराष्ट्र से गिरफ्तार किया है। पुलिस ने गिरफ्तार जालसाज के पास से 10 लाख रुपए नगद, 1 कार, 1 लैपटॉप, 7 एंड्रॉइड मोबाइल और साथ ही आपको बता दें कि 5 ATM कार्ड भी यहां से बरामद किए हैं। वहीं 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती मामले को लेकर अभ्यर्थी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको बता दें कि भारी संख्या में छात्र छात्राएं सुबह 6 बजे पहुंचे और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह के आवास का घेराव किया, जिसके बाद अभ्यर्थी आवास के बाहर धरने पर बैठ गए हैं। शिक्षक अभ्यर्थी कई दिन से लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि बीती देर शाम पुलिस ने SCERT कार्यालय से अभ्यर्थी को भगाया था और सुबह होते ही बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह के आवास का घेराव कर लिया। वहीं हाथरस में सीबीआई की चार्जशीट दाखिल करने के मामले में सपा प्रवक्ता अनुराग भदौरिया ने बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि जिस तरह से हाथरस केस में सीबीआई ने चारों अभियुक्तों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है, ये तभी संभव हो पाया जब समाजवादी लोग रोड पर आए और सरकार पर दबाव बनाया। मीडिया ने सरकार पर दबाव बनाया, यहाँ की प्रदेश की जनता ने सरकार पर दबाव बनाया, जिसके बाद ये चार्जशीट दाखिल हुई है। अब मैं सरकार से कहना चाहूंगा कि उनके खिलाफ भी कार्रवाई करें, जिन्होंने कहा था कि पीड़िता के साथ रेप नहीं हुआ था और कुछ अधिकारी पीड़िता के परिवार को धमका रहे थे। उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, तभी जाकर न्याय मिलेगा और उत्तर प्रदेश में कानून का राज होगा।
जिस तरह से हाथरस के केस में सीबीआई ने डाइन डिक्लेरेशन के आधार पर चारों अभियुक्तों के खिलाफ चार्जशीट फाइल की, यह तभी संभव हो पाया जब समाजवादी लोग उस समय रोड पे आए और सरकार पे दबाव बनाया, मीडिया ने सरकार पे दबाव बनाया, यहां की प्रदेश की जनता ने सरकार पे दबाव बनाया, तब जाके आज ये चार्जशीट फाइल हुई। अब मैं सरकार से कहूंगा, सरकार उन अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई कीजिए जिन्होंने उसमें बोला था कि पीड़िता के साथ तो रेप हुआ ही नहीं, और कुछ अधिकारी पीड़िता के परिवार को धमका रहे थे, उनको परेशान कर रहे थे, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, तभी जाके असली न्याय मिलेगा। और किठोर थाना क्षेत्र के असलीपुर गांव निवासी नदीम ने अपने ही गांव के आकिब और उसके साथियों पर 14 दिसंबर को मेडिकल थाने में रंगदारी का मुकदमा दर्ज करवाया था, जिसमें बताया गया था कि शास्त्री नगर में आकिब ने उनकी कार को ओवरटेक कर पुलिस की वर्दी पहनकर रंगदारी मांगी थी और इनकार करने पर जान से मारने की धमकी दी थी। वहीं सूचना के आधार पर पुलिस ने आकिब को कोतवाली क्षेत्र में एक रेस्टोरेंट में दोस्तों के साथ खाना खाते समय गिरफ्तार कर लिया। साथ ही पुलिस ने बताया कि आकिब ने नदीम से 10 लाख की रंगदारी मांगी थी, जिसके चलते आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है। वर्दी, पुलिस की वर्दी पहनने का कोई पुराना प्रकरण है, वो इस समय का नहीं है। वर्तमान में एक अभियोग मेडिकल थाने में पंजीकृत है, किसी से अवैध रूप से पैसा मांगने का, धमकी देने का, जिसके संबंध में उनकी गिरफ्तारी हुई है, उनको जेल भेजा जा रहा है। मिर्जापुर के चुरार में आयोजित किसान मेला और कृषि प्रदर्शनी में पहुंचे प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने बीएससी कृषि संकाय का भी उद्घाटन किया है। साथ ही यहां पर कहा कि किसानों की आमदनी दुगनी करने के लिए तकनीकी ज्ञान आवश्यक है, जिसके लिए प्रदेश सरकार ने 3 साल में 4 विश्वविद्यालयों के लिए करोड़ों रुपए का अनुदान दिया है। किसानों की सहायता के लिए 23,000 करोड़ रुपए किसान सम्मान के तहत बांटे गए हैं। साथ ही सरकार का लक्ष्य किसानों की आमदनी को दुगनी करना है। आज इस कार्यक्रम के माध्यम से बहुत सारे जो हमारी योजनाएं हैं उनके बारे में हमने किसान भाइयों को जानकारी दी है। नई नीति जो प्रधानमंत्री जी ने 3 जो कृषि सुधार के लिए कानून बनाए हैं, उन कानूनों का फायदा क्या होगा प्रत्यक्ष यहाँ आपने देखा है कि चंदौली के हमारे 2 किसान भाई यहाँ पर काला चावल कैसे पैदा करके और 8500 रुपये कुंटल धान अपना बेच सके हैं। इससे आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा परिवर्तन इस कानूनों के माध्यम से होने वाला है। यदि वो एमएसपी पर बेचते तो उनको लगभग 6000 से ज़्यादा का नुकसान उनको उठाना पड़ता है, और बाजार खोले जाने से उनको कितना लाभ हुआ है इसका ये आपने प्रत्यक्ष। वहीं नोएडा से मकान में आग लगने की खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि सेक्टर 29 में आग लगने से ब्रिगेडियर और उनकी पत्नी की दम घुटने से मौत हो गई है। घटना के समय वे घर में अकेले थे, जिसके बाद आग की सूचना पर अग्निशमन विभाग की 3 गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग को बुझाया है। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। आपको बता दें कि सेक्टर 20 थाना क्षेत्र के सेक्टर 29 के मकान नंबर 92 में ब्रिगेडियर आरपी सिंह अपनी पत्नी के साथ रहते थे। उनका बेटा आर्मी में कर्नल है। देर रात उनके मकान में आग लग गई, जिसके बाद मकान से धुआं उठता देख पड़ोसियों और अन्य लोगों ने इस चीज की सूचना दी, जिसके बाद पुलिस और अग्निशमन विभाग मौके पर पहुंचे। बाहर अपने दरवाजे के अंदर थे, मेन दरवाजे के अंदर थे और संभवतः बाहर आने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन वो उस समय जमीन पर पड़े हुए थे। बाद में उनको हमने एकदम से हॉस्पिटल भिजवाने का इंतजाम करवाया, एम्बुलेंस आ गई थी और हमें बाद में पता लगा कि उन दोनों का देहांत हो गया। सर, फायर की गाड़ी कितनी गाड़ी आई थी और कितने टाइम से आ गई थी? फायर की गाड़ी थोड़ा देरी में तो आई, लगभग आधा घंटा के बाद ही आई, कि 2 गाड़ियां आई। पहले एक आ गई, उसके 15 मिनट के बाद दूसरी गाड़ी आई थी, लेकिन उन्होंने जैसे ही आए फौरी उन्होंने काम शुरू कर दिया अपना, और अच्छे ढंग से उन्होंने फायर फाइटिंग किया और जल्दी ही आग बुझ गई थी। लेकिन काफ़ी धुआं था वहाँ पर, क्योंकि दरवाज़ा बंद था। वो संभवतः सो गए होंगे या नींद आ गई होगी या लेटे होंगे, आराम कर रहे होंगे, तो संभवतः काफ़ी देर में उनको पता भी लगा होगा कि आग लगेगी। खैर ये तो इंक्वायरी की बात है। सर, खाली फ्लैट में 2 ही लोग रहते थे? जी हाँ। कितनी उम्र होगी इन दोनों की करीबन? काफी समय पूर्व रिटायर हो गए थे, मुझे लगता है कि 75।
इसी के साथ फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लोकमंच। नमस्कार।